गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 11th क्लास की सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बिल्कुल जनरल सी बातें करेंगे जिसमें अकाउंटिंग की बातें करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से मैं बात करूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होना चाहिए, जो इकोनॉमिकल होना चाहिए, जिसमें कुछ लेन देन की बात हो, वो मेरा ट्रांजैक्शन होता है। मैंने बहुत सिंपल सी बात इसको थोड़े में लिखा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। सर इतनी इंग्लिश कहां समझ में आती है बेटा, धीरे धीरे समझा रहा हूं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी या मनी वर्थ की लेन देन की हो, बिजनेस की बात तो हम कर ही रहे हैं। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज का मतलब है उसके जो भी बैलेंस शीट है उसमें चेंजिंग आ जाएगा। सर एग्जांपल दो, मान लो आपने 10,000 का कैश फर्नीचर खरीदा, तो चेंजमेंट क्या आएगा, आपके पास से 10,000 कैश जाएगा और 10,000 के फर्नीचर आएंगे, ठीक है। अच्छा और बताता हूं, मान लो आपने 20,000 के गुड्स क्रेडिट खरीदे, क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा, उधार में खरीदने पे आपके पास स्टॉक आ गया, ठीक है, और लायबिलिटीज बढ़ गया। इस तरह से क्या होगा, हर एक लेन देन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, चेंज कर देगा। इवेंट क्या होता है सर, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को इवेंट करते हैं। सर थोड़ा समझाओ, जस्ट लेट मैंने परचेज किया, परचेज गुड्स एट 20,000, सोल्ड इट फॉर 25,000। देखो ये ट्रांजैक्शन है क्योंकि पैसे की लेन देन हुआ है, इसमें पैसे या पैसे की मनी, मैंने सामान खरीदा है, सामान बेचा है। अब इसका रिजल्ट क्या आया बेटा, रिजल्ट में देखता हूं, मैंने कोई भी सामान बेचा 25,000 में, मैंने खरीदा था 20,000 में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 5,000 का। ये जो रिजल्ट है यही इवेंट है। हर एक ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। इसको अपोजिट में कर देता, मान लो 25 के खरीद को 20 में बेचता तो मुझे 5,000 का लॉस हो जाता। ये मेरा क्या हो जाता, बिजनेस की इवेंट हो जाता। इवेंट क्या होता, जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता उसे इवेंट कहते हैं। आई होप सो भी समझ में आया होगा। अकाउंट, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अकाउंटिंग अकाउंटेंसी इस वर्ड के बारे में चर्चा किया था। मैंने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी पूरी तरह से बता दिया था। अकाउंट दोबारा से बता देता हूं, सिंपल सी वर्ड में बोले बेटा तो अकाउंट एक पर्सन या एक थिंग्स का प्रॉपर रिकॉर्ड है। क्या चीज है, प्रॉपर रिकॉर्ड है। मान लो मैं राम से पहले कुछ खरीदता हूं, फिर उसे कुछ लौटा देता हूं, कुछ चेक से पेमेंट कर देता हूं, कुछ कैश से पेमेंट करता हूं, मैं उससे कुछ सामान फिर खरीदता हूं। इस तरह से पूरे साल उससे मैं ट्रांजैक्शन करते रहता हूं। तो राम के नाम का एक मैं अलग से लेजर अकाउंट बनाऊंगा, नाम राम का एक अकाउंट बनाऊंगा, उसमें राम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करूंगा, वही मेरा अकाउंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड। क्या चीज है जी, रिकॉर्ड है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन और आइटम। पर्सन और आइटम मींस या तो किसी पर्सन के बारे में पूरी रिकॉर्ड रखो बिजनेस ट्रांजैक्शन की, या किसी आइटम्स के बारे में। आइटम का यहां पे मतलब है कोई असेट्स, कोई फर्नीचर, कोई कूलर, कोई स्टॉक, इस तरह के कोई भी थिंग्स, वस्तु, पर्सन वस्तु, कोई भी वस्तु के बारे में मैं डिटेल में रखूं। जैसे मैंने परचेज किया 25,000 का, उसमें से 2,000 का खराब निकल गया, उसमें से 3,000 का बेच दिया। इस तरह से परचेज का सारा रिकॉर्ड जिस अकाउंट में रखूंगा वो परचेज अकाउंट रहेगा, ठीक है। अकाउंट मींस
अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर मतलब किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक आइटम के बारे में। इसी तरह से हर एक पर्सन के लिए अलग अकाउंट बनाता हूं और हर एक आइटम के लिए अलग अकाउंट बनाता हूं। राम का अलग अकाउंट, मोहन, श्याम, गीता, रीता, सीता, मीता, जितने भी पर्सन से मेरा लेन देन होता है बिजनेस में, सबका मैं अलग अकाउंट बनाऊंगा। इसी तरह से जितने भी मैं आइटम्स में डील करता हूं उन सब आइटम्स का मैं एक अलग अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है। कैपिटल इन हिंदी पूंजी कहते हैं। अब मैंने लिखा है अमाउंट एंड असेट्स इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। ऑनर को प्रोप्राइटर, यदि सिंगल पर्सन बिजनेस करते हैं तो उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने इंग्लिश में? बहुत आसान से, या तो कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है या कोई संपत्ति लगाता है तो वो कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। सर एग्जांपल दो, मान लो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहता हूं तो मैं 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदूं और उसको फिर बेचने का काम करूं, तो मैंने अपने बिजनेस में क्या लगाया? 2 करोड़ रुपया लगाया। अच्छा जी, दूसरे लेट से मान लो मैं अपने कुछ किलो में से 2 किले के ऊपर 2 एकड़ के ऊपर मैं प्लॉटिंग करना चाहता हूं। अब मैंने बिजनेस में क्या लगा दिया? मैंने अपना खुद का जो जमीन था, जो खुद का लैंड था, उसे लगा दिया। तो ये भी मेरी पूंजी होगी। जो भी बिजनेस में मैं लगाता हूं, पैसा लगाऊं या कोई सामान लगाऊं, वो मेरे लिए कैपिटल होता है। आई थिंक सो कि समझने की कोशिश करो। बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप या तो डायरेक्टली मनी लगाओ या मनी की कीमत की कोई और चीजें लगाओ। वो क्या चीज होता है जी? कैपिटल होता है। अमाउंट एंड असेट्स, या और भी लिख सकते हो आप, अमाउंट लगाओ या असेट्स लगाओ, इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में, वो क्या कहलाता है? कैपिटल। अब बात आती है ड्राइंग की। ड्राइंग, आप बिजनेस में से कुछ भी निकालो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, या आपके पर्सनल एक्सपेंस, घर के खर्चे का पेमेंट बिजनेस से कर दिया जाए, ये दोनों ही केस में ड्राइंग कहलाता है। बहुत आराम से समझो। आपने अपने घर के खर्चे के लिए कोई अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, या कोई आपने क्या निकाल लिया? सामान निकाल लिया, या आपके सामान का पेमेंट कर दिया गया बिजनेस से। इन सारे ही कंडीशन में क्या चीज होता है बेटा? ड्राइंग कहलाती है। अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल पर्पज। देखो, या तो आप पैसा निकालो या सामान निकालो, किस पर्पज के लिए? पर्सनल पर्पज के लिए। या आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बोले तो पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट बिजनेस से कर दिया जाए, ये सारे ही सिचुएशन में ड्राइंग कहलाएगा। ये बातें बेटा जब क्वेश्चन कहोगे तो बड़े डीपली से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने बिजनेस से पैसा निकाला, आपने बिजनेस से कोई सामान निकाला अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, या आपके घर के खर्चे का पेमेंट बिजनेस से कर दिया गया। मान लो आपके घर के बिजली का बिल आपने अपने पीओ से कहा कि भर देना, उसने भर दिया। बिल कहां का था? आपके घर का। पेमेंट कहां से, पैसा कहां से चला गया? बिजनेस का। ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, आपके घर का एक्सपेंस है, इसलिए इसे ड्राइंग माना जाएगा। ओके सर, इतनी तो समझ में आती है बातें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं लायबिलिटीज की। बिजनेस ऑज टू आउटसाइडर, सर ये क्या कहेंगे इंग्लिश में? बिजनेस के ऊपर उधारी है जिसे बिजनेस को इन फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब फ्यूचर पेमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को फ्यूचर में जिसका पेमेंट करना पड़ेगा वो लायबिलिटी है। आपने कुछ उधार खरीदा है या पैसा लोन पे लिया है या उधार लिया है, ये सब आपकी लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर पेमेंट करने पड़ेंगे। आउटसाइडर्स मतलब मालिक के अलावा, ऑनर के अलावा और लोगों को पेमेंट तो आपने ऑनर से जो कैपिटल लिया था उसे भी करना पड़ेगा। आप पूरे अकाउंटेंसी में ऑनर अलग और बिजनेस अलग मानोगे। ऑनर अपने लिए अलग है और बिजनेस अपने लिए अलग है, ठीक है। तो आपको बाहर के लोगों को जो भी कुछ पेमेंट करना है वो क्या कहलाएगा जी? लायबिलिटीज कहलाएगा।
आपको क्रेडिटर को पे करना, या आपने बैंक से लोन लिया या कहीं से भी लोन लिया है, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ये लायबिलिटी है। अब मैं ऐसे कह सकता हूं कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। जितने मेरे पास संपत्ति है उसमें से मैं बाहर के लोगों के खर्चों को घटा दूं तो मैं मान लूंगा कि बाकी का जो पैसा लगा हुआ है वो मेरा है, मालिक का है। सारे संपत्ति जितना मेरे पास है उसमें से बाहर के लोगों को जितना देना है उसे मैं घटा दूं तो बाकी का बाकी मालिक का पैसा है, ऑनर का पैसा है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, मैं लायबिलिटीज निकालना चाहूं तो जितना भी मेरे पास असेट्स है उसमें से मालिक का पैसा घटा दूं तो लायबिलिटीज निकल जाएगा। वैसे आपको बस ऊपर वाली एक लाइन ध्यान रखना बेटा, बाकी तो 10th में आपने पढ़ा होगा। इक्वल टू से लायबिलिटी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और कैपिटल इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से लायबिलिटी को मैंने इधर ही छोड़ दिया, कैपिटल इधर लाया तो प्लस हो गया, इक्वल टू असेट्स। आप ऐसा भी कह सकते हो असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू असेट्स। इसमें बस इतना ध्यान रखना कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, इससे ही ये दोनों फॉर्मूला बन सकते हैं। बेटा 11th क्लास पता नहीं मेरी किस्मती है या बदकिस्मती, पहली ऐसी क्लास है जिसकी नो रिप्लाई, जीरो, बिल्कुल शून्य बच्चे मिले हैं मुझे, कुछ भी रिप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ रिप्लाई दिया करो, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा बच्चों, तो और डिटेल में मैं लायबिलिटी को आपको समझाता हूं। मैंने आपको इतना तो बता दिया था, लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। यदि मेरे सारे संपत्ति में से मैं अपनी कैपिटल घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि बाहर के लोगों को मुझे कितना पेमेंट करना है। अब और क्या बात करना है मुझे, लायबिलिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। इंटरनल बोले तो हैज टू पे द ऑनर, पे टू द ऑनर, आई कैपिटल या प्रॉफिट। मैंने बहुत सिंपल सी बात की, जो मेरी लायबिलिटी है, जो टोटल लायबिलिटी है वो दो तरह की है, एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। क्यों, एक तो आउटसाइडर को पे करना और एक खुद के मालिक को पे करना है। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी जो खुद के मालिक को पे करना, जैसे आप कैपिटल पे करोगे, बिजनेस में कोई प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पे करोगे। अब बात आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी की। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होते हैं जिसको आपको बिजनेस से बाहर के लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स, जैसे आपने कोई लोन लिया है, बैंक से पैसा निकाल लिया, ओवरड्राफ्ट कर लिया है, या लोन ले लिया है, या बैंक से लोन ले लिया है, इस तरह की। तो आप ध्यान रखोगे इंटरनल जो मालिक को पे करना है, एक्सटर्नल जो आउटसाइडर को पे करना। आउटसाइडर्स के एक एग्जांपल है आउटसाइडर को। ठीक है, अब मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी को फर्दर दो पार्ट में बांटा है, एक नॉन करंट लायबिलिटीज में और एक करंट लायबिलिटीज में। बहुत आसान है, नॉन करंट जो करंट नहीं है, मींस जिसकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर में करना है, मुझे लॉन्ग पीरियड में करना है, लंबे समय में करना है, जैसे लॉन्ग टर्म लॉन्स वगैरह होते हैं, डिवेंचर होता है, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट को मुझे 1 ईयर के बाद पेमेंट करना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, नॉन करंट ड्यू फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए ड्यू होंगे इन लॉन्ग पीरियड, लंबे समय में, नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर, नॉर्मली 1 साल के बाद। ठीक है, तो करंट सर बहुत आसान हो गया, इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा, ड्यू फॉर पेमेंट इन शॉर्ट पीरियड, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तुमने दिमाग लगाया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लायबिलिटी को लेके कोई संदेह है तो बताओ, मैंने फर्दर एकदम डिटेल किया है। लायबिलिटीज में इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में पेबल है ऑनर को और एक्सटर्नल में आउटसाइडर को। मैं हट जाता हूं ताकि आप लोग सामने से बोर्ड देख के लिख सको। ठीक है बेटा, नॉन करंट जिसकी पेमेंट 1 साल की बाद करनी है और करंट जिसकी पेमेंट इसी साल में करनी है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? बेटा ये चीजें ही आगे जाके बहुत दिक्कत दे जाएगा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो, इसीलिए ढंग से लिखो और ढंग से समझने की कोशिश भी करो। ओके सर, अब आगे पढ़ा दो। अब मैं असेट्स की बात करता हूं इसके बाद। अब मैं बात करूंगा बच्चों
एसेट्स के बारे में फॉर्मूला तो सिंपल है, लायबिलिटीज में कैपिटल में ऐड कर दूंगा तो एसेट्स हो जाएगा। अब नॉर्मली पहले बात कर लेते हैं कि एसेट्स होता क्या है। बेटा ऐसा कोई भी थिंग्स जो बिजनेस की पोजीशन में है, मतलब जो बिजनेस के पास है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जिसके सहायता से बिजनेस को रन करके फ्यूचर में आप पैसा कमाओगे, वो आपका असेट्स है। ठीक है, ऐसे थिंग्स जो आपके पोजीशन में है, मतलब आपके पास है, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जिसके सहायता से आप बिजनेस चलाओगे और बिजनेस चलाने के बाद आपको कैश जनरेट होगा, वो असेट्स है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक बुक सेलर है, बुक सेलर किसी न किसी बिल्डिंग में बैठ के बुक बेचेगा या कहीं फुटपाथ पे बेचेगा। ठीक है, जो भी फर्नीचर पे रख के बेचेगा या जो भी कोई इक्विपमेंट उसे चाहिए बेचने के लिए, वो सारे के सारे उसे असेट्स मानने पड़ेंगे, वो उसके असेट्स हैं, जिससे आप बिजनेस, सिंपल, बहुत सिंपल सी थ्योरी है इसकी, जो बिजनेस के पोजीशन में हो, जिसकी सहायता से आप बिजनेस चला के कैश जनरेट करोगे, वो आपका क्या चीज है जी? असेट्स है जी। एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन असेट्स। वो हर एक चीज संपत्ति है जिसके सहायता से बिजनेस चलाओगे, जो बिजनेस चलाने में काम करेगा, इनेबल। ठीक है, इनेबल करेगा क्या करने में जी? बिजनेस को चला के कैश जनरेट करने में या बेनिफिट कमाने में, वो आपकी संपत्ति है। कैश भी हो सकता है, स्टॉक भी, डेटर्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एसी, कूलर, जो भी आप बिजनेस करते हो और उस बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको असेट्स की जरूरत है। दोनों थिंग्स अलग अलग है कि आप बिजनेस किस चीज को करते हो और आपको उस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए क्या क्या, दोनों अलग है। जिसमें आप बिजनेस करते हो वो आपके लिए स्टॉक है, जैसे आप कूलर बेचते हो तो आपके लिए कूलर स्टॉक है, लेकिन जिस बिल्डिंग में रख के कूलर को बेचते हो, जो ऑफिस है आपका, जो गोडाउन है, वो आपका असेट्स है। ठीक है, ठीक है सर। वही कूलर किसी इंस्टीट्यूशन में है जहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वो उस इंस्टीट्यूट के लिए असेट्स है। तो एक ही चीज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो असेट्स है कि स्टॉक है। सर कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल, जिस चीज में आप बिजनेस करते हो वो आपके लिए स्टॉक है, उसके अलावा सारी चीज असेट्स है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एसी बेचता हूं तो मेरे लिए एसी गुड्स है, बाकी सब चीज मेरा असेट्स है। ठीक है, लेकिन वही एसी यदि इंस्टीट्यूट में लग जाएगा तो उस इंस्टीट्यूट के लिए क्या है जी? वो असेट्स है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पे एसी बेचने का काम नहीं है, पढ़ाने का काम है। बहुत सिंपली समझोगे, जिस चीज में आप बिजनेस डीलिंग करते हो वो स्टॉक है। ठीक है, और जिसके सहायता से बिजनेस रन करते हो, बिजनेस को चलाते हो, वो असेट्स है। अच्छा सर, बहुत आसान था। चलो इसके मैं और फर्दर बात करता हूं असेट्स की। असेट्स भी टू टाइप्स के होंगे आपके। नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। आप करंट और नॉन करंट तो समझ ही गए होंगे। यूजेबल इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड, जो बिजनेस के यूज में आएगा, जो बिजनेस रन करने के काम आएगा, वो लंबे समय तक आएगा, वो मेरा नॉन करंट असेट्स है। ठीक है, और करंट असेट्स है सर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द ईयर।
विद इन 1 ईयर। बहुत आसान बेटा, जो आपके बिजनेस को रन करने में लंबे समय तक काम आएगा वो नॉन करंट असेट्स है, और जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे विद इन द ईयर वो आपका करंट असेट्स है। जैसे सर आप स्टॉक को सेल कर सकते हो, डेटर से पैसा आप मांग सकते हो विद इन द ईयर, बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिल जाएगा, आपके पास कोई चेक है उसे भी विद इन द ईयर आप भुनवा सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपकी नॉर्मली बताया मैंने, पूरा कैश असेट्स करंट असेट्स नहीं बताया है, जनरल बातें मैंने कर दिया। जो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन द ईयर या 1 ऑपरेटिंग साइकिल में, वो मेरा करंट असेट्स है। और नॉन करंट असेट्स जो मेरे बिजनेस को लंबे समय तक चलाने में काम आएगा वो नॉन करंट असेट्स है। और क्या बात हो सकता है सर? बेटा ये जो नॉन करंट असेट्स है वो या तो टेंजिबल होगा, नॉन इनटेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। सर इसका क्या मतलब? सिंपल सा मतलब है टेंजिबल जिसे आप कैन वी टच, जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो आपकी टेंजिबल असेट्स है। और जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, कैन नॉट टच, वो आपका इंटेंजिबल असेट्स है। जैसे टेंजिबल का देखो बेटा, लैंड, बिल्डिंग, एयर कंडीशन, फर्नीचर, ईटीसी, इन सब चीजों को आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। इंटेंजिबल जैसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। सर ये भूत है क्या? नहीं बेटा, भूत नहीं है, नालायक। ये बिजनेस में होता है, काम आता है, इसके सहायता से मैं बिजनेस रन करता हूं, लेकिन ये होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, मैं टच नहीं कर सकता। ये होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो अंदर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं वो आपको पता भी नहीं होता है कि कहां होता है, उसे देख नहीं सकते, उसके सहारा से आप वर्क कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक बात है। कॉपीराइट, आपको किसी काम करने का राइट है, वो कागज के टुकड़े को छू सकते हो, लेकिन जो आपको राइट है उस राइट को आप नहीं छू सकते। गुडविल, और मैं बात कर दूं तो क्या? गुडविल। गुडविल क्या होती है सर? सिंपली सी बात समझ लो, आपकी प्रसिद्धि को गुडविल कहते हैं जी। जो आपकी प्रसिद्धि है वो गुडविल है, उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट इसके सहारे से मैं बिजनेस चलाता हूं। एग्जाम्पल मैं देता हूं जैन डोसा की। जैन डोसा की रेपुटेशन है, गुडविल है। ठीक है, वो गुडविल कितना है उसको दिखाई नहीं देता कहां पे है, लेकिन वो है। तो इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिसे टच नहीं किया जा सकता है, जिसे टच नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस रन करने के काम आता है। ओके गाइज, ठीक है। बाकी बेटा रिप्लाई दिया करो, मैं डेली वीडियो बनाऊंगा।